बाबू दो ही एमसीक्यू आप लोग को माइनिंग सेट से भेजूंगा। एक जीके का कोशिश करूंगा कि आज रात और भेज सकूं, ठीक है। इसमें 18-20 गो क्वेश्चन है इस वीडियो में, उसको बड़े ध्यानपूर्वक देखिए। समझाऊंगा आज कम, जैसे हर बार समझाता वैसे नहीं समझाऊंगा, समय कम है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस इन बोर्ड एंड पिलर विथ 3 हेडिंग्स। बोर्ड एंड पिलर वर्किंग है आपका, उसमें 3 हेडिंग है। कितने फेसेस होंगे? कुछ नहीं करना बेटा, एक फार्मूला रहता है वो लगा देना, 3n-2। क्या फार्मूला लगेगा? 3n-2। n का मतलब है नंबर ऑफ हेडिंग। n का क्या मतलब है जी? नंबर ऑफ हेडिंग। कितना हेडिंग दिया आपका यहाँ पे? 3 हेडिंग। 3 × 3 - 2 कितना होगा? 3 3 जा 9 -2 7। नंबर ऑफ फेसेस कितने अवेलेबल रहेंगे? 7। मान लो आपको नंबर ऑफ हेडिंग दे दिया 5। n कितना दिया आपको? नंबर ऑफ हेडिंग, n मतलब नंबर ऑफ हेडिंग दे दिया 5। कितने फेसेस अवेलेबल होंगे? 3n - 2 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3n - 2 करेंगे 13। देखिए 3 × 5 × 2 5 दिया 15 - 2 कितना हो जाएगा? 13 फेसेस अवेलेबल होगा, ठीक है। इस टाइप से निकाल लीजिएगा। क्या फॉर्मूला याद रखिएगा? 3n - 2 व्हाट फॉर n? n फॉर नंबर ऑफ हेडिंग, जो आपको यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक। मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड। मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और आपको 4 ऑप्शन दे देगा ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, ड्यूरिंग सेकंड वीक ऑफ एवरी मंथ, ड्यूरिंग लास्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, ऐसा कुछ देगा, एक सही रहेगा। तो ये मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ये रेगुलेशन 246 में है। किसमें है बेटा? रेगुलेशन 246 में। मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान हमेशा हर एग्जाम में पढ़ के जाना चाहिए। मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में क्या होता है? हर महीना के पहले सप्ताह में, मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, हर महीना के पहले सप्ताह के दौरान कितना मेरा मैन पावर है इसका सर्वे करना होता है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना मैन पावर है उसका एक सर्वे कर लेना होता है। एक स्केच प्लान बनाते हैं, उस स्केच प्लान पर मैनेजर जो है सिग्नेचर करके डेट के साथ सिग्नेचर करते हैं। तो कब बनाते हैं बेटा? मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कब बनाते हैं? ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ। ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीना के पहले सप्ताह के दौरान मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाया जाता है। और जो मैन पावर सर्वे आया उसको एक स्केच प्लान पर ड्रॉ करेंगे और उस स्केच प्लान पर मैनेजर साहब साइन करेंगे, ठीक। ये कहां पे लिखा है? रेगुलेशन 246 में। आगे चलते हैं। फुटवेयर मतलब जूता, ठीक है। फुटवेयर शैल बी सप्लाइड या प्रोवाइडेड लिख दिया जाए, एक के बात है। शैल बी सप्लाइड टू एम्प्लॉय वर्कर, कुछ लिख देगा। 8 इंटरवल मतलब जूता कितने इंटरवल पे हम अपने वर्करों को देना चाहिए, कितने इंटरवल पे, ठीक है। ये रहेगा नॉट एक्सीडिंग, सॉरी सुन रहे हैं जी, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, नॉट एक्सीडिंग हर 6 महीना से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब हर 6 महीना के अंदर, 6 महीना से अधिक के पीरियड पे नहीं आपको सप्लाई करना होगा, मतलब 6 महीना में आपको सप्लाई कर देना है। नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ में आपको जूता प्रोवाइड करना है। और हेलमेट, ये वही सेम क्वेश्चन है जैसे हेलमेट कब प्रोवाइड करना है, कितने इंटरवल पे? नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, ठीक है। कोई दिक्कत है? हेलमेट नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स में आपको प्रोवाइड करना है। फुटवेयर मतलब जूता नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ में प्रोवाइड करना है। इतना बार आपको याद रखना है। हमारे टाइम का कोई प्रोविजन पढ़ के रखा होगा वो गलत है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग नियम था। ओपन कास्ट के लिए अलग नियम था, अंडरग्राउंड के लिए अलग था। अब एक ही कर दिया है, सबके लिए सेम कर दिया। जूता के लिए नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ के इंटरवल पे आपको प्रोवाइड करना है। हेलमेट जो टोपी रहता है सिर में लगाने वाला, वो नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स में प्रोवाइड करना है। पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या क्या चीज आता है? पीपी का लॉन्ग फॉर्म पूछ लेगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या क्या आएगा? हेलमेट, फुटवेयर, ग्लव्स, गॉगल्स, सिंगर्स, क्या क्या आएगा बेटा? हेलमेट, फुटवेयर, FW मतलब फुटवेयर, ग्लव्स, गॉगल, सिंगर, ये पीपी हो गया, ठीक है। एक कोई चीज अभी और याद आया था, बता रहा था दिमाग से निकल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं, इनको थोड़ा हल्का हल्का है, चीजें को समझते हुए चलिए। ये क्वेश्चन यही नहीं आएगा, इस
इस टाइप का मैं और यहाँ 4-5 चीज यहाँ पे इसको समझाने में बताऊंगा, वो सबको याद रखेगा। सिर्फ यही आएगा ये किसने बोल दिया। हम एक चीज को लिखते हैं ताकि 4-6 चीज और समझाए। हाउ मेनी शॉट्स आर फायर्ड बाय शॉट फायर इन ए शिफ्ट इन ओपन कास्ट माइंस बाय मल्टी शॉट एक्सप्लोरर। मल्टी शॉट एक्सप्लोरर के द्वारा कोई शॉट फायर ओपन कास्ट माइंस में कितने शॉट्स ब्लास्ट करेगा, फायर करेगा, मतलब ब्लास्ट करेगा, मतलब कितने होल का ब्लास्टिंग करेगा, ये पूछ रहा हूं ओपन कास्ट माइंस में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बेटा, एक मेरा ट्रिक याद रखिएगा। ऐसा रफ में कोई है और इसमें फायरिंग सिम पूछेगा। कल हम एक मेरे अंडर में पीटी किया बच्चा, उसको पूछा था बताइए फायरिंग सिम में कितना करेगा, और बका लगा सर इसमें उसमें मला जो पूछा वो ना बताओ फायरिंग सिम, तभी हम वो बता दे रहे। ठीक है, सिर्फ क्या करना, एक रफ जगह में ऐसा लिखना 40, फिर लिखना 50, एकदम कंटिन्यूसली 40 का 50 आता, 50 के बाद 60 आता ना जी, ऐसा लिख लेना। क्या लिखना, 40, 50, 60 कंटिन्यूसली लिख लिया, और यहाँ पे डबल में लिखिएगा 80। 40 का डबल कितना होता है 80, 50 का डबल 100 और 60 का डबल 120। इतना पहले रफ खाका कर लीजिएगा कहीं, 40, 50, 60 कंटिन्यूसली, और इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये, हो गया, इतना कर लिया। अब यहाँ पे ऊपर कर देना सिंगल शॉट एक्सप्लोरर। मैं यहाँ सिंगल बार लिख दे रहा हूं, समझ जाना, सिंगल शॉट एक्सप्लोरर, और ये मल्टी लिख दे रहा हूं, मतलब मल्टी शॉट एक्सप्लोरर। मल्टी शॉट एक्सप्लोरर यहां लिख दे रहा, एक जगह छूट गया, यहाँ पे सिंगल शॉट एक्सप्लोरर, यहाँ क्या लिखा है डेस है, यहाँ पे सिंगल शॉट एक्सप्लोरर, ये मल्टी शॉट। अब ये किसके लिए ये डाटा, ये पहला जो डाटा है, पहला ये रो जो बना, ये है फायरिंग सिम। फायरिंग सिम ऑब्लिक सेकंड डिग्री ऑब्लिक थर्ड डिग्री के लिए, ये बिलो ग्राउंड के केस में। अंडरग्राउंड माइंस का कोई फायरिंग सिम है या डिग्री 2 या डिग्री 3 है, तो सिंगल शॉट एक्सप्लोरर से 40, मल्टी शॉट एक्सप्लोरर से 80। ठीक है, दूसरा रो जो है ये है डिग्री 1 गैसी माइन, मतलब ये भी अंडरग्राउंड का चाहिए, डिग्री 1 गैसी माइन, ये वाला सिंगल शॉट एक्सप्लोरर 50, मल्टी शॉट एक्सप्लोरर से 100, और यह आ जाएगा आपका ओपन कास्ट। ओपन कास्ट पे सिंगल शॉट एक्सप्लोरर से 60 और मल्टी शॉट एक्सप्लोरर से 120। इसमें क्या पूछा था, यही वाला पूछा था 120, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, अब इसमें और एक चीज पूछेगा आपको कि कौन ये लेकिन ये मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स है। आपका मैनेजर जो है समय समय पर शॉट फायरर एक शिफ्ट में कितना होल ब्लास्ट करेगा ये फिक्स करता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि कितना होल ब्लास्ट करेगा या कितना शॉट फायर करेगा, शॉट फायर कौन फिक्स करता है, आंसर होगा मैनेजर, समय समय पे करेगा। लेकिन मैनेजर इससे अधिक नहीं करेगा, ये ख्याल रखिए, ये आपको रेगुलेशन में दिया, इससे कम कर सकता है, इससे ज्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा। और जब वो शॉट फिक्स करेगा तो वहां पर 3 बातों का ध्यान रखेगा। कितनी बात का ध्यान रखेगा बाबू, 3 बात का। एक बात की उसको एक शॉट को प्रिपेयर करने में, फायर करने में, प्रिपेयर वर्ड ख्याल रखिए, प्रिपेयर मतलब बनाने में, जो प्राइमिंग वार्मिंग करते ना हम, तो प्रिपेयर करने में और फायर करने में कितना समय लगता है। एक उसको कई जगह ब्लास्टिंग करना होगा, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट प्लेसेस में मूवमेंट के लिए, ट्रेवलिंग के लिए कितना समय लगता है, और उसको कितना असिस्टेंट दिया गया है। ये 3 बात के आधार पर मैनेजर साहब जो है वो कितने शॉट एक शॉट पर एक शिफ्ट में ब्लास्ट करेगा, फायर करेगा, ये निर्धारित करेंगे। 3 ही बात है बेटा। अब कभी बोल देगा कि कौन बात को नहीं ध्यान में रखा जाएगा, तो एक गलत दे देगा और ये 3 सही वाला दे देगा। तो पहला क्या है, पहला बात कि एक ए लिखा होगा, ये मतलब एक शॉट को प्रिपेयर और फायर करने में कितना समय लगता है, उसको डिफरेंट प्लेसेस में मूव करने के लिए कई जगह ब्लास्टिंग करना होगा, तो उसमें कितना समय लगेगा। ठीक है, और उसको कितना असिस्टेंट प्रोवाइड किया है। ये 3 बात को ध्यान में करके समय समय पर मैनेजर साहब क्या करेंगे, नंबर ऑफ शॉट कितने एक शिफ्ट में एक शॉट पर ब्लास्ट करेंगे, फायर करेंगे, वो निर्धारित करेंगे। लेकिन वो किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। शॉट फायर किसको बोलते हैं, मान लो पूछ लिया शॉट फायर और 3-4 ऑप्शन लिख दिया, एक सही रहेगा बाकी गलत रहेगा। तो शॉट फायर किसको बोलते हैं, जो चार्जेस का प्रिपरेशन करता है। चार्जेस प्रिपरेशन मतलब आपका यदि अंडरग्राउंड लिया जाए तो एक्सप्लोसिव कार्टिज आता है, एक्सप्लोसिव कार्टिज के अंदर डिटोनेटर को इंसर्ट कर देना, घुसा देने का जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं प्राइमिंग। क्या बोलते हैं, प्राइमिंग। जैसे अपन यहाँ पे ओपन कास्ट में नोडल
के जो एक एंड में क्या लगा रहता है, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर लगा रहता है। उस नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर को किसके साथ फंसा देते हैं, बूस्टर के साथ, वो भी क्या हुआ, प्राइमिंग। तो प्रिपरेशन ऑफ चार्जेस, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रिपरेशन ऑफ चार्जेस। चार्जिंग, होल के अंदर बारूद डालने का जो भी प्रक्रिया वो चार्जिंग कहलाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ चार्जेस, चार्जिंग, प्रिपरेशन ऑफ चार्जेस चार्ज बनाना, और चार्जिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, या सिर्फ चार्जिंग बोलिए, एंड स्टेमिंग, फायरिंग करने वाले जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसको शॉट फायर बोलते हैं। इतना समझ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लो बेटा, डिस्टेंस बिटवीन आउटलेट्स, मतलब दो शाफ्ट है या दो इंक्लाइन है, वो क्या कहलाएगा, आउटलेट। तो डिस्टेंस बिटवीन आउटलेट्स मतलब दो शाफ्ट है, दो शाफ्ट के बीच का डिस्टेंस। ब्लैंक मीटर फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से, दो आउटलेट्स है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए बोल रहा। तो ये होगा डिस्टेंस बिटवीन टू आउटलेट्स नॉट लेस देन, क्या बोल रहा है बेटा, नॉट लेस देन 13.5 मीटर, ठीक है। और हर माइन में, हर डिस्ट्रिक्ट से निकलने के लिए कम से कम 2 आउटलेट चाहिए, एटलीस्ट 2 आउटलेट्स, उसको इग्रेस भी बोलते हैं। वो एक बात हो गया, ठीक है। और 2 आउटलेट, 2 शाफ्ट है या 2 इंक्लाइन है, वो उनका बीच का डिस्टेंस नॉट लेस देन, मोर देन नहीं है, नॉट लेस देन 13.5 मीटर। काहे 13.5 मीटर रखते बेटा, कुछ और रख सकते थे, इसलिए कि पास पास में रहेगा तो एक इंटेक शाफ्ट होगा, एक रिटर्न शाफ्ट होगा ना। तो क्या होगा, रिटर्न शाफ्ट का हवा इंटेक से घुस जाएगा फिर से माइन में, तो एयर का क्या हो गया, रिसर्कुलेशन हो जाएगा। तो एयर के रिसर्कुलेशन को रोकने के लिए कोलमाइंस रेगुलेशन ने बोल दिया कि 2 शाफ्ट या 2 इंक्लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा किसी भी परिस्थिति में 13.5 मीटर से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 13.5 मीटर। एक बात हो गया। दूसरा बात यही पे हम एक बताए थे कि आपका जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, सरफेस पर जो मेन फैन है, सरफेस पर जो मेन फैन है उसी को मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बोलते हैं। वो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर आपका माइन इंट्रेंस मतलब सॉफ्ट या इंक्लाइन या एडिट से कितने दूर रहना चाहिए बताए थे, कम से कम कितना दूरी से कम में नहीं रहना चाहिए, नॉट लेस देन 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर से कम दूरी पर नहीं रहना चाहिए। वहां पर भी रिसर्कुलेशन का खतरा रहता है। वो भी देख लीजिएगा 154 का सब रेगुलेशन 1 में ही लिखा है, स्टार्टिंग में ही लिखा है, वो MMB वाला है, 10 मीटर वाला, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। और वो दोनों जो शाफ्ट होगा या 2 इंटर होगा उनके बीच में क्या करना होगा, हमको रास्ता बना के एक दूसरे को जोड़ना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इधर से उधर जा सके। तो वही बोल रहा है, एंड शैल बी कनेक्टेड विद ईच अदर बाय मींस ऑफ ए वॉकेबल पैसेज, चलने योग्य रास्तों के द्वारा उनको जोड़ के रखना होगा। अब उसका पूछ रहा ऊंचाई और उसका पूछा चौड़ाई, ये भी नॉट लेस देन है बेटा, नॉट लेस देन 1.8 मीटर, 1.8 मीटर से कम ऊंचाई नहीं रहेगा और 1.5 मीटर से कम उसका चौड़ाई नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लो, डाया ऑफ द ड्रम, सीव्स, पुल्ली ऑफ द वाइंडिंग सिस्टम। कोई भी वाइंडिंग सिस्टम में कोई डाया ड्रम यूज हो रहा है, पुली यूज हो रहा है, कोई सीव यूज हो रहा है, हेड गियर, पुली, ये सब उसमें आ जाएगा कि जो भी वाइंडिंग सिस्टम है उसका डाया कितना होना चाहिए बता रहा, ब्लैंक टाइम्स द डाया ऑफ द वाइंडिंग रोप। जो आप वाइंडिंग रोप का डाया इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कितना गुना रहना चाहिए, टाइम्स मतलब गुना रहना चाहिए, कितना मोटा रहना चाहिए उससे। तो ये रहेगा नॉट लेस देन, क्या रहेगा बेटा, याद रखिएगा, नॉट लेस देन 100 टाइम्स द डाया ऑफ द वाइंडिंग रोप। क्या ये फार्मूला क्या बना, डाया, मान लो हम हेड गियर पुल ले लें, डाया ऑफ हेड गियर पुली, ये डाया ऑफ हेड गियर पुली के लिए नहीं होगा, डाया ऑफ हेड गियर पुली, डाया ऑफ ड्रम, डाया ऑफ एनी सीव यूज्ड इन वाइंडिंग सिस्टम, सबके लिए। तो डाया ऑफ हेड गियर पुली काहे के बराबर होगा, नॉट लेस देन 100 टाइम्स मतलब इनटू 100 टाइम्स द डाया ऑफ वाइंडिंग रोप, WR मतलब वाइंडिंग रोप। मान लो हमको, मैंने आपको बोल दिया कि 25 mm का वाइंडिंग रोप है, कितना दे दिया, 25 mm का
वाइंडिंग रोप, 25 mm वाइंडिंग रोप मतलब डाया ऑफ वाइंडिंग रोप कितना दिया आपको, डाया ऑफ वाइंडिंग रोप कितना दे दिया मैंने, ये आर है बेटा, आर जैसा नहीं दिख रहा है। डाया ऑफ वाइंडिंग रोप कितना दे दिया, 25 mm, कितना दे दिया बेटा 25 mm। तो डाया ऑफ हेड गियर पुली यदि मैं पूछ लूंगा प्रॉब्लम में तो क्या करना, डाया ऑफ हेड गियर पुली, HG मतलब हेड गियर पुली, क्या हो जाएगा 25 इंटू 100 और इधर हो जाएगा mm, क्या बोल रहा हूं 100 टाइम्स द डाया ऑफ वाइंडिंग रोप, डाया ऑफ वाइंडिंग रोप है 25 और 100 टाइम्स, 100 टाइम्स लिख दिया तो कितना हो गया 2500 mm। और आपको आंसर रहेगा मीटर में, काय में रहेगा मीटर में। तो 1 मीटर में कितना mm होता है, 1000 mm। 1 मीटर में कितना होता है 1000 mm, 1 मीटर में कितना होता है 1000 mm। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 1000 mm। इसको बदल देंगे मीटर में तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, यहाँ 2500 डिवाइडेड बाय 1000 और अब आ जाएगा मीटर में, तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर, दिख रहा जी वहां से छूट गया, 2.5 मीटर हो जाएगा। मतलब हेड गियर पुली या वाइंडिंग का ड्रम का डाया कितना होगा 2.5 मीटर, यदि आपका 25 mm वाइंडिंग रोप दिया है तो। यदि 30 दे दिया तो 30 इंटू 100 कर देना, 35 दे दो 35 इंटू 100 कर देना, mm में रहेगा। और आपको देखना हो कि mm में आंसर है या मीटर में, मीटर में है तो जो आपका आंसर आएगा उसको बाई 1000 कर देना तो मीटर में चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अच्छा ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते, 1 मिनट रुकिएगा। अब बेटा कोई आपको यदि मान लो ऐसा भी पूछ सकता है एग्जाम में कि वो डाया ऑफ ड्रम या डाया ऑफ हेड गियर पुली या कोई स्यू का डाया जो है वाइंडिंग रोप के डाया का 100 टाइम रखते हैं, क्यों, वाई, ऐसा पूछ सकता है। एक ही लाइन में आंसर लिखना, में यहाँ लिख दे रहे, टू मिनिमाइज द बेंडिंग स्ट्रेस, क्या आंसर है इसका, टू मिनिमाइज द बेंडिंग स्ट्रेस, बता रहे क्या चीज है, टू मिनिमाइज द बेंडिंग स्ट्रेस ऑन द रोप, ऑन द रोप। एक घर में प्रैक्टिकल करना भी, तुम खड़े खड़े करना, एक छोटा सा घिरनी लेना, चक्का लेना, उसके ऊपर से कोई धागा डाल के देखना और एक बड़ा सा लेना, उसी के ऊपर से वो धागा डाल के देखे किसमें ज्यादा आपका रोप मुड़ रहा है, किसमें ज्यादा मुड़ रहा है। जिसमें ज्यादा मुड़ेगा उसमें ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस होगा, जो कम मुड़ेगा उसमें बेंडिंग स्ट्रेस कम होगा। इसीलिए क्या बोलता है कि जो वाइंडिंग रोप का डाया है उसका 100 टाइम्स डाया ड्रम रहेगा, डाया पेट गियर पुली रहेगा या कोई स्यू करेगा जो वाइंडिंग सिस्टम में इस्तेमाल हो रहा है, ताकि वाइंडिंग रोप के ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस, बेंड होने के चलते जो स्ट्रेस पैदा हो रहा वो कम से कम हो। देखिए ये तो लिखा टू मिनिमाइज द बेंडिंग स्ट्रेस ऑन द रोप, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। अभी एक और पूछा, फ्लिट एंगल नॉट मोर देन, फ्लिट एंगल किससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए, फ्लिट एंगल 1.5 डिग्री से ज्यादा रहनी चाहिए, 1.5 डिग्री। इसको ऐसा भी लिख देगा बाबू 1.5 डिग्री, एक ही बात है, ठीक है। फ्लिट एंगल इससे ज्यादा नहीं चाहिए, पूछ भी लगा काहे नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि 1.5 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो रोप और जो भी पुली है उसमें वियर एंड टियर ज्यादा होगा, घिसाव ज्यादा होगा, वियर एंड टियर मतलब घिसाव ज्यादा होगा। उससे बचने के लिए फ्लिट एंगल को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, नॉट मोर देन 1.5 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्विक रिवीजन अबाउट द वाइंडिंग रोप। इतना ही पॉइंट आप याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारा चीजें याद रखने के लिए जो हम बता रहे हैं। कम से कम 23-24 साल से माइनिंग इंडस्ट्री में है और उसके पहले 3 साल डिप्लोमा और 3 साल डिग्री, क्योंकि डायरेक्ट सेकेंडरी में मिला था, तो 3 दूनी 6 साल माइनिंग पढ़े हैं, तो उनका भी कुछ सुनिए। हम कम पढ़ा लिखल आदमी है, उसका ज्यादा सुनिए, ज्यादा पढ़ा लिखल का सुनिएगा तो बड़का बड़का चीज बता देगा, कुछ छोटी बुझाएगा। कंस्ट्रक्शन, ये वाइंडिंग रोप का कंस्ट्रक्शन कैसा रहना चाहिए, एक लाइन में याद रखिएगा, मेड ऑफ कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर। क्या बोला बेटा, मेड ऑफ कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर। क्या बोला बाबू, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन रहेगा वाइंडिंग रोप का, कहीं पूछ लिया तो आपको एग्जाम में, कल पूछ लिया या एमसीएल में पूछ लिया, एमसीएल में तो बेटा पक्का पूछ वो करे क्योंकि अंडरग्राउंड है सब। कंस्ट्रक्शन मेड ऑफ कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर,
कैसे से बनेगा? मेड ऑफ कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर। कल है, रात में आज पक्का देखिए, हम जग रहे तुम लोग के लिए। नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन किस टाइप का नेचर रहेगा? नॉन स्पिनिंग टाइप का रहेगा। कैसा रहेगा? नॉन स्पिनिंग टाइप, ठीक है, नॉन स्पिनिंग टाइप, सीधा ऐसा रहेगा। यदि मान लो उस पर लोड लगे और ऐसा ऐसा हो रहा है तो कैसा जान होगा जब केज में आप बैठेगा तो? स्पिनिंग में कैसा होता? ऐसा ऐसा, वैसा नहीं रहना चाहिए, एकदम सीधा स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। नॉन स्पिनिंग टाइप का वाइंडिंग रोप रहेगा। आपको कोई ऑप्शन देगा, उसके लिए हम बता दे रहे कि कंस्ट्रक्शन क्या है? मेड ऑफ कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर, नॉन स्पिनिंग टाइप। फैक्ट ऑफ सेफ्टी ऑफ वाइंडिंग रोप, नॉट लेस देन 10। 1000 बार हमारे चैनल में बताए, आप बाकी भी चीज को देखते कि देखते पता नहीं। फैक्ट ऑफ सेफ्टी, नॉट लेस देन 10। लाइफ, नॉट मोर देन 3.5 years। देखिए इसका बहुत कुछ है, मैं एक वीडियो भी अपने ग्रुप में डाला था लाइफ ऑफ वाइंडिंग रोप का 4 मिनट का, तो यहां तो एक सेकंड में बता दिया, तो इसमें पूरा नहीं है, लेकिन आपको मोटा मोटी इतना ही काम भर का है, ठीक है। लाइफ नॉट मोर देन 3.5 years। लाइफ ऑफ वाइंडिंग रोप नॉट मोर देन 3.5 years। स्प्लाइस रोप, क्या आप स्प्लाइस रोप इस्तेमाल कर सकते हैं? स्प्लाइस रोप शैल नॉट बी यूज्ड। वाइंडिंग रोप स्प्लाइस्ड नहीं रहेगा, स्प्लाइस्ड रोप शैल नॉट बी यूज्ड। एक मिनट रुकिए, हाँ नेक्स्ट, स्प्लाइस्ड रोप शैल नॉट बी यूज्ड, ठीक है। वाइंडिंग रोप स्प्लाइस्ड नहीं रहेगा, डायरेक्ट हालेज का रोप भी स्प्लाइस्ड नहीं रहेगा। स्प्लाइस्ड रोप रहेगा सिर्फ एंडलेस हालेज का ही स्प्लाइस्ड रोप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्प्लाइसिंग क्या होता है बेटा? कुछ नहीं, रोप टूट गया ना तो उसको जोड़ देना, रोप को जोड़ देने को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो जुड़ा हुआ रोप वाइंडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हॉलेज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों के लिए दो कैसे बताया, कहां नहीं करेंगे बेटा? वाइंडिंग रोप, अरे वाइंडिंग में ऐसा भी एक केज है, मान लो ये मेरा पेन ऐसा चौकुट केज है, और एक केज में यहां बता रहा हूं, इसको बता रहा हूं, एक केज में आगे दिमाग में, तो एक आदमी के लिए कितना स्पेस चाहिए बेटा? 0.2 स्क्वायर मीटर। कितना चाहिए? 0.2 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए। कितना एरिया चाहिए एक आदमी के लिए केज में? 0.2 स्क्वायर मीटर। एक केज में कितने नंबर ऑफ पर्सन डिसेंड होंगे या असेंड होंगे, मतलब उतरेंगे चढ़ेंगे, मतलब उसमें बैठ करके ऊपर नीचे होंगे? कितने? जितने की मैनेजर द्वारा फिक्स किए जाएंगे। और एक आदमी के लिए फ्लोर एरिया कितना चाहिए केज में? 0.2 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर बोलिए, मीटर स्क्वायर बोलिए, एक ना बात है यार, ठीक है। चलो स्पाइस रोप का यूज करेंगे। मेरा केज है और ये मान लो रोप है, कोई रोप नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये रोप है, मान लो पेन नहीं है, रोप है समझ लीजिए, और नीचे मेरा केज जुड़ा है, इसमें आदमी बैठा है या सामान है, स्प्लाइस्ड वाला बांध दिए आपने, रोप यूज किया। स्प्लाइस मतलब टूट गया था, उसको जोड़ दिया आपने, तो जुड़ा हुआ क्या होगा? वहीं से टूट जाएगा तो सबका सब कहां चल जाएगा? नीचे से ऊपर चल जाएगा। उससे बचने के लिए बोलता है। और डायरेक्ट में भी क्या होता है? डायरेक्ट हालेज क्या होता है? ऊपर लेवल में रहता है, और उससे उसी रोप से हम टब को खींचते हैं, नीचे छोड़ते हैं। खींचते हैं जब तो ताकत लगता है, छोड़ते हैं जब उससे भी ज्यादा ताकत लगता है, क्योंकि ग्रेडियंट कम ज्यादा होता है, तो ऐसे तो झटकाता है। जैसे ही झटकाएगा तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए डायरेक्ट हालेज रोप में और वाइंडिंग रोप में स्प्लाइस रोप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। किसमें करेंगे बेटा? करेंगे एंडलेस हॉलेज में। किसमें करेंगे? एंडलेस रोप हॉलेज में करेंगे। स्प्लाइस रोप का उतर लेवल में न रहता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। रिकैपिंग ऑफ वाइंडिंग रोप। रिकैपिंग क्या होता है? कैपिंग क्या होता है? उधर बताया जब फर्स्ट क्लास वाले को, आप लोग को तो नहीं बताया, छोटे से रूप में बोलता हूं मैं। कैपिंग होता है आपका, केपल होता है, केपल, रिलायंस केपल होता है, वेज केपल होता है, केपल होता है। अरे कुछ नहीं, एक लोहे का पीस रहता है इस टाइप का, कभी देखे होंगे। वो केपल के अंदर रोप को घुसा देते हैं, उसके अंदर गर्म करके व्हाइट मेटल डाल देते हैं, तो उसके अंदर बांध गया, मतलब रोप को बांध दिया, केपल के साथ वाइंडिंग रोप को बांध दिया, वो रिकेपिंग हो गया, कैपिंग हुआ, सॉरी कैपिंग हो गया। लेकिन एक बार आपने बांध दिया तो हो गया नहीं, वो धीरे धीरे क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो उसको क्या करते हैं हम? हर 6 महीना में रिकेपिंग करते, मतलब उसको वहां से काट लेंगे, 2 मीटर रोप जो है केपिंग के पास से 2 मीटर रोप जो है काट लेते, काट के फेंक देते, और फिर से केपिंग करते। तो फिर से जो केपिंग करेंगे वो क्या लगेगा?
रिकैपिंग। ठीक है, तो रिकैपिंग ऑफ वाइंडिंग रोप कितने दिन में करते हो? वंस इन एवरी 6 मंथ, वंस इन एवरी 6 मंथ, 6 महीना में एक बार। और कब करेंगे बेटा? जब ओवरवाइंड हो जाए, आफ्टर एवरी ओवरवाइंड। ओवरवाइंड समझते हैं? कहां रुकना चाहिए था केज को? नहीं दिख रहा क्या इधर? ओवरवाइंड कहां रुकना चाहिए केज को? सॉफ्ट के टॉप पर, पिट टॉप पर। पिट टॉप पे नहीं रुक के वो सीधे चले गया ऊपर और टकरा गया कहां से? वो आपका बेल प्लेट से। और बेल प्लेट से जब टकराता है तो क्या होता है? सेफ्टी हुक का जो सियर पिन है वो टूट जाता, रोप हो जाता अलग, और आपको बेल प्लेट या कैच प्लेट में आपका केज जो लटक जाता है ना, इसीलिए सेफ्टी हुक लगाते हैं। तो ओवरवाइंड हो गया, तो ओवरवाइंड हुआ तो झटका लगा ना रोप को, तो उसमें भी खराब हो सकता है। जहां बंधा हुआ है वो बंधा हुआ रोप को क्या करना? फिर से रिकैप करना होगा, रिकैप करना, फिर से बांधना होगा, उस जो केपल है केपल के अंदर घुसाना होगा। वही प्रक्रिया रिकैपिंग है, कुछ नहीं है यार। रिकैपिंग ऑफ वाइंडिंग रोप कितने दिन में करेंगे? वंस इन एवरी 6 मंथ, वंस इन एवरी 6 मंथ, और जब जब भी ओवरवाइंड होगा तब। ठीक है, अब हॉलेज का लेते हैं। हॉलेज रोप का 2 मिनट में लेते हैं। हाँ बेटा, हॉलेज रोप का बहुत सारी चीज हम वाइंडिंग रोप में भी इसी के बारे में बता दिया, लेकिन हल्का सा हॉलेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वाइंडिंग रोप का बोला नॉट लेस देन 10। वाइंडिंग रोप का कितना बोला बेटा? नॉट लेस देन 10। हॉलेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 8। रिकैपिंग कितना बार, कितने महीने में बताया था वहां पे? वंस इन एवरी 6 मंथ। हॉलेज रोप का भी रिकैपिंग वंस इन एवरी 6 मंथ्स। यहाँ वंस इन एवरी 6 मंथ नहीं लिखे, आपको बोल दिया मैंने, तो सुनते जाइए। जो हम बोल रहे हैं उससे भी एक ऑब्जेक्टिव निकलेगा। रिकैपिंग इसका क्या होता है? अरे रोप रहता है वो भी केपल के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, कभी देखा कीजिए, नहीं ना देखते ट्रेनिंग के टाइम में। मैं मैनेजर था ग्रेडी ओपन कास्ट में, वहां पे बच्चा लोग को डांटता तो बोलते थे ऐसे ही डांटता है मैनेजर ना, इसलिए डांटता है। अरे कुछ रीजन से बताया था, बोलते थे, लेकिन नहीं समझते थे, अभी भुगत रहे ना। हाँ, स्प्लाइस रोप shall not be used. Splice rope shall not be used in case of direct haulage. In case of direct haulage, डायरेक्ट हॉलेज जो है, डायरेक्ट हॉलेज के केस में स्प्लाइस रोप इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कहां स्प्लाइस रोप इस्तेमाल करेंगे? वाइंडिंग रोप इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्प्लाइस वाला। क्यों? कौन परमिटेड, किसके लिए परमिटेड है? स्प्लाइसिंग इज परमिटेड फॉर एंडलेस रोप हॉलेज। ये पहले बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट लेते। ट्रेवलिंग स्पेस बिटवीन कन्वेयर एंड वन साइड ऑफ द रोड नॉट लेस देन मीटर। नॉट लेस देन है, आप कन्वेयर बैठाए हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड में, तो रोड होगा, रोडे में कन्वेयर बैठा लेंगे, तो रोड का 2 साइड रहेगा, तो कम से कम एक साइड बोलो, 1 साइड, एक रोड का एक साइड और कन्वेयर जहां आपने कन्वेयर लगाया है और रोड का एक साइड के बीच मेंटेनेंस के लिए जाना है और भी पर्पज से जाना होगा, तो कम से कम कितना स्पेस, ट्रेवलिंग स्पेस रहना चाहिए? नॉट लेस देन, बोल रहा नॉट लेस देन 1 मीटर। बेटा ये एकदम जरूरी चीज है जी, एकदम पढ़ के जाइएगा। ट्रेवलिंग स्पेस बिटवीन कन्वेयर एंड वन साइड ऑफ द रोड नॉट लेस देन 1 मीटर। इसमें ही पुल कार्ड सिस्टम होता है कि खींचे तो कहीं से भी आप इंजन स्टॉप कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा चलिए बाद में देखेंगे। एग्जामिनेशन या एग्जामिनेंट लिख दिए, जल्दी जल्दी लिखिए। एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे। एच मतलब हॉलेज, टीआर मतलब ट्रेवलिंग। एग्जामिनेशन हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवेज कितने दिन में करते बेटा? कई बार बताया हूं मेरे चैनल में, कम से कम एनसीएल को 100 बार बोला होगा। एग्जामिनेशन हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे वंस इन एवरी 7 डेज। आपका सॉफ्ट, इंक्लाइन और अदर आउटलेट का भी एग्जामिनेशन 7 दिन में एक बार। हॉलेज और ट्रेवलिंग रोडवे का भी 7 दिन में एक बार। नेक्स्ट एमएमवी वाला, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, मतलब जो सरफेस में पंखा होता है। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर शैल बी इंस्टॉल्ड ऑन द सरफेस एट ए डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन 10 मीटर। क्या है? नॉट लेस देन 10 मीटर ऑफ सॉफ्ट और इंक्लाइन। ठीक है, आपका जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर हो वो सॉफ्ट या इंक्लाइन से 10 मीटर से कम दूरी पर नहीं होगा। ठीक है, और 2 आउटलेट का बीच का डिस्टेंस कितना बताया? 13.5 मीटर। अरे दोनों केस का काहे इतना डिस्टेंस स्पेसिफाई किया है? यहाँ 10 मीटर, नॉट लेस देन 10 मीटर, वहां नॉट लेस देन 13.5 मीटर, ताकि रिसर्कुलेशन ऑफ एयर को रोका जा सके। कोई दिक्कत? ठीक, तो एक और चीज ले लेते हैं, छोटा सा, कहीं गलती ना कर दे आप लोग, हम बता। ये परमिसिबल लिमिट ऑफ एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट, ये डस्ट बोल देगा, और ये हमेशा 8 आवर्स टाइम वेटेड एवरेज डस्ट कंसंट्रेशन ही रहता है। 8 आवर्स टाइम वेटेड, 8 आवर्स आपको सैंपलिंग करना है बोलता है। 8 आवर्स का वर्किंग पीरियड से कोई लेन देन नहीं बेटा, सैंपलिंग टाइम है 8 आवर्स का। और टाइम वेटेड कैसे निकालते हैं, टाइम वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं?
कभी फुर्सत में रहे तो वेंटिलेशन वाले प्लेलिस्ट पे मेरे जाइएगा और वहां पे ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर को हम समझाए। तो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर के आखिरी में कैलकुलेशन है, उसको कैसे निकालते हैं वो बताया हुआ, ठीक है, वहां देखिएगा। तो परमिसिबल लिमिट ऑफ एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट के लिए दो कंडीशन दिया है CMR 143 के सबसेक्शन 2 में। पहला शर्त दिया है, क्या दिया है कि वर्किंग इज इन कोल सीम, वर्किंग इज इन कोल आर फ्री सिलिका, एफएस मतलब फ्री सिलिका इज लेस देन 5%, सॉरी ऐसा लिख देंगे गड़बड़ हो जाएगा, फ्री सिलिका इज लेस देन 5%, फ्री सिलिका किससे कम है, 5% से कम है, या आर बोला आर, या वर्किंग आपका कोल सीम में है, तब की परिस्थिति में परमिसिबल लिमिट ऑफ डस्ट कंसंट्रेशन कितना दिया है, 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये अंडरग्राउंड के लिए कि ओपन कास्ट के लिए, अरे डस्ट ना होता बेटा, चाहे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट हो, इतना ही रहेगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दूसरा क्या था, अदर केस। तो व्हाट इज अदर केस, अदर केस मतलब, अदर केस का मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए, व्हेन प्री सिलिका, मतलब प्री सिलिका इज मोर देन 5%, इज मोर देन 5%, यदि 5% से अधिक है प्री सिलिका, तब कैसे निकालेंगे परमिसिबल लिमिट ऑफ एयरबोर्न डस्ट, 10 डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ प्री सिलिका, काय में रहेगा, मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। एक एग्जांपल लीजिए, 6% प्री सिलिका है, कितना है 6%, परमिसिबल लिमिट कितना आएगा 10/6, 6 1 जा 6, वो 1.5 के आसपास आएगा, देख लीजिएगा कैलकुलेटर में, 1.5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। अरे बच्चों हम डिवाइड नहीं किया, हम अंदाजे में दर बोल रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि 1.5 आ रहा है कि 1.6 आ रहा है कि 1.55 आ रहा है कि 1.45 आ रहा है, मतलब जो ये 10/6 करने पे आएगा, दिस इज अवर परमिसिबल लिमिट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? और एक हम एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग का टेक्नोलॉजी से भेजेंगे वीडियो, और एक जीके से यदि पॉसिबल हुआ तो आप लोग सुबह 7 बजे तक का टाइम है, जब जिसको समझ आए पढ़ लीजिएगा।